नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने हिंदी भाषा सेक्शन के उपागम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम का वीडियो आपने देखा होगा। उसमें उपागम के बारे में साधारण बातें, उपागम क्या होता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, कक्षा के बाहर और अंदर किस प्रकार से अधिगम किया जा सकता है, ये सभी आपने जाना था। सावधानियां क्या रखनी चाहिए, कौन कौन से सुझाव इसके लिए उपयुक्त हैं, इतनी सारी बातें आपने लास्ट टाइम के वीडियो में ज़रूर देखी होंगी या जानी होंगी। आज देखते हैं मित्रों, विभिन्न अधिगम उपागम, वेरियस लर्निंग अप्रोचेज। तो इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न अधिगम यानी अनेक प्रकार के अधिगम उपागम। बालकों के सार्थक अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया जाए। जितनी भी कैपेसिटी होती है शिक्षक में, उन सभी कैपेसिटी का उपयोग किया जाए। कब कब किया जाए मित्रों? जब आप अधिगम करवा रहे हैं, बालकों को अधिगम यानी शिक्षण प्रदान कर रहे हैं उस समय, जिससे कि प्रत्येक बालक शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठा सके। शिक्षक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने अनुभव एवं दक्षताओं के साथ विभिन्न प्रविधियों विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। विधियों एवं प्रविधियों से वह अधिगम को सुगम बना देता है। तो ये है मित्रों, शिक्षण अधिगम आप करवा रहे हैं बच्चों को, तो पूरा कैपेसिटी जितना भी आप में पावर है उसका पूरा उपयोग करें। ये नहीं कि आपको ताकत दिखानी हो, वहाँ पर ताकत नहीं, अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पूर्ण मनोयोग यानी आपका मन उसके प्रति पूर्णतः समर्पित समर्पित होना चाहिए। अनुभव जो भी हैं आपके पास में, दक्षताएं हैं, उनके साथ में विभिन्न प्रविधियों, अनेक प्रकार के विधियों का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए, आप विद्याओं का उपयोग करते हुए शिक्षण करवाएं, ताकि अच्छे से बालक के समझ में आ सके। विधियों एवं प्रविधियों से वह अधिगम को सुगम बना सकता है या बना देता है। यही विषय विशेष प्रविधियां अधिगम केंद्रित उपागम कहलाती हैं। जो भी विधियां आप विशेष विधियां उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, शिक्षक के द्वारा काम में ली जाती हैं, वही कहलाती हैं अधिगम केंद्रित उपागम। तो इनको ध्यान में रखें, जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। और इसमें कुछ विशेष दे रखी हैं अधिगम केंद्रित उपागम। जितने भी दे रखे हैं प्रत्येक को पढ़ने वाले मित्रों। पहला है बाल केंद्रित अधिगम उपागम। इसके बाद में क्रियापरक या गतिविधि आधारित अधिगम उपागम, रुचिपूर्ण या आनंददायी अधिगम उपागम, दक्षता आधारित अधिगम उपागम, विषय केंद्रित अधिगम उपागम। टोटल 11 दे रखे हैं। व्यापक क्षेत्र अधिगम उपागम, सामाजिक समस्या केंद्रित अधिगम उपागम, संज्ञानात्मक अधिगम उपागम, सहभागी शिक्षण अधिगम उपागम, निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। और 11वां दे रखा है बहु कक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। तो प्रत्येक के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। ये जितने भी उपागम दे रखे हैं सभी को पढ़ना है। अप्रोचेज अधिगम केंद्रित उपागम कहलाती हैं और निम्नलिखित प्रकार से इनको समझा जा सकता है। तो समझते हैं प्रत्येक को। पहला आपका बाल केंद्रित अधिगम उपागम। बहुत ही सरल है मित्रों, इतने टफ नहीं है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। एक समय था जब बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। एक इस प्रकार का समय था जिस समय पाठ्यक्रम को अधिक महत्व है, किसकी अपेक्षा? बालक की अपेक्षा। लेकिन शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के प्रवेश से अब बालक को महत्व दिया जाने लगा है। अब बालक की क्षमताओं, रुचियों तथा रुझानों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसलिए क्या हो गया ये बाल केंद्रित अधिगम उपागम, यानी बालक को केंद्र में रखा जाता है, विशेष महत्व बालक को दिया जाता है इसमें। और उसके अधिगम प्रक्रियाओं में इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, सभी जितनी भी हैं। बाल केंद्रित अधिगम का उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास, बालक का हर तरह से, हर प्रकार से उसका विकास, चहुमुखी विकास। बाल केंद्रित अधिगम की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता, यानी प्रधान इसको रखना है, किसको? बालक को। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। जो भी आप अधिगम करवा रहे हैं, किसी भी विषय का हो,
तो उसमें बालक की रुचियां क्या है, वह किस प्रकार की प्रवृत्तियां रखता है, क्षमताएं उसमें कितनी कैपेसिटी है, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। तो ये हो गया पहला पॉइंट आपके लिए, बहुत ही शानदार है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बाल केंद्रित अधिगम उपागम, यानी बालक को मुख्य, अहम या केंद्र में रखा जाता है। अब देखते हैं मित्रों दूसरा, क्रियापरक या गतिविधि आधारित अधिगम उपागम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। क्रियापरक एवं शिक्षण अधिगम का प्रवर्तक है रूसो को माना जाता है। तो ये याद रखें आप, क्रियापरक एवं शिक्षण अधिगम का प्रवर्तक कौन है? रूसो। रूसो का एक कथन है, देखिए क्या कथन है इसका। यदि आप अपने बालक की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिसे इसको नियंत्रित करना है। यानी बालक का विकास आप करना चाहते हैं, उसकी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, तो उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे उसको नियंत्रित किया जा सके। उसको बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए उसे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाना होगा। शरीर से कैसा हो? हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो एकदम, और बुद्धिमान और तर्कपूर्ण सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ाने के लिए उसको कंट्रोल करना होगा, तभी उसका विकास संभव है, ये रूसो ने कहा था। अतः क्रियापरक विधि का अर्थ है छात्र को अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। छात्र की क्रिया से तात्पर्य है जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है उसमें उसका मानसिक और शरीर दोनों क्रियाशील रहते हैं। जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य के पूर्ण करने के लिए करता है तो उसमें उसका मानसिक, उसका दिमाग और शरीर दोनों क्या रहते हैं? क्रियाशील रहते हैं। तो ये क्रियापरक विधि है। यानी क्रिया जब करता है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज करता है बालक, तो उसका मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर दोनों क्या बने रहते हैं? क्रियाशील, तभी वह अपने उद्देश्यों को क्या क्या कर पाता है? पूर्ण कर पाता है। तो ये बात है, इसमें रूसो वाला ध्यान में रखें। अभी तक आपने दो पढ़ लिए हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा है मित्रों रुचिपूर्ण अथवा आनंददायी अधिगम उपागम, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। प्राथमिक शिक्षा में यानी छोटे बच्चों के लिए परंपरागत शिक्षण विधियां, पुराने तरीके की जो विधियां हैं, विद्यालय का अनाकर्षक तथा अरुचिपूर्ण वातावरण, क्रियाकलाप क्रियाकलाप विहीन पाठ्यक्रम आदि ने छात्र को विद्यालय से दूर करके हास एवं अवरोध जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। तो पुरानी शिक्षण विधियों को लगातार उन्हीं को पढ़ाते रहेंगे, विद्यालय का अनाकर्षक, विद्यालय की तरफ वह आकर्षित नहीं होगा, अरुचिपूर्ण वातावरण उसको लगेगा, क्रियाकलाप विहीन पाठ्यक्रम यानी जिसमें एक्टिविटीज बिल्कुल हो ही नहीं, इस प्रकार का पाठ्यक्रम, सिर्फ सामने से एक अध्यापक पढ़ाया जा रहा है और बच्चे आराम से उसको सुन रहे हैं, तो वो बोर ही होते हैं मित्रों। और शिक्षण के सार्वजनिकरण का जो लक्ष्य है, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के 10 वर्ष बाद ही प्राप्त कर लेना चाहिए था, वो हम 50 वर्षों में भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो रुचिपूर्ण अथवा आनंददायी अधिगम उपागम ये करवाना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चों को, उसी के आधार पर उनको अधिगम करवाया जाए, ना कि पुराने तरीके हैं इस प्रकार की रुचियां बना दी जाएं, अरुचिपूर्ण वातावरण उनको लगना शुरू हो जाए, क्रियाकलाप विहीन पाठ्यक्रम हो, तो ये नहीं होना चाहिए मित्रों। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं उपलब्धि की संप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग ने वर्ष 1994 में प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के सहयोग से यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। शिक्षा के सार्वजनिकरण यानी सभी जगह उसको पहुंचाने के लिए, संप्राप्ति उसको प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करना। शिक्षा विभाग ने क्या किया इसके लिए? 1994 में प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के सहयोग से यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिससे बालकों में क्या हो? रुचि जागृत हो, छोटे बच्चों में रुचि जगाई जा सके। तो ये याद रखें मित्रों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चौथा पॉइंट है इसका दक्षता आधारित अधिगम उपागम, एफिशिएंसी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। देखिए इसमें क्या है, दक्षता। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का युग है, ये सभी को पता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से रहती ही है। इसमें बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ ही समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करना होती है। अगर आप में किसी प्रकार की एफिशिएंसी नहीं है, दक्षता नहीं है, तो मित्रों आप समाज से दरकिनार हो जाएंगे और समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए कोई न कोई आप में इस प्रकार की दक्षता होनी आवश्यक है। दक्षता मानसिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। मानसिक और भौतिक, शरीर से जुड़ी हुई या मानसिक भौतिक वातावरण है। दक्षता प्राप्त करने के बाद ही बालक समाज में सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, नहीं तो फिर मानसिक संतुलन उसका खराब हो जाता है। बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, दुष्प्रभाव बोल सकते हैं। तो ये है मित्रों दक्षता वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका। और पांचवा पॉइंट देखते हैं हम। पांचवा पॉइंट है विषय केंद्रित अधिगम उपागम, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि किसी विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप विस्तृत रूप में पाया जाता है तथा किसी विषय का संकुचित रूप में, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में विषय का स्वरूप एवं उसकी उपयोगिता उत्तरदायी होता है। जो विषय समाज के लिए उपयोगी होते हैं तथा समाज में जिनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, उस विषय से समाज को अधिक अपेक्षाएं होती हैं। उस विषय के उद्देश्य भी व्यापक होते हैं तथा उसमें अधिक से अधिक अनुसंधान या रिसर्च भी होते हैं। इस प्रकार विषय की प्रकृति के आधार पर उस विषय का पाठ्यक्रम विस्तृत हो जाता है, अपने आप नहीं होता है। उस पर लगातार अनेक प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च लगातार चलते रहते हैं और उस विषय से समाज को अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और जिस वस्तु या जिस चीज़ से अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी उस पर निश्चित तौर पर अनुसंधान किए जाएंगे, रिसर्च होंगे, तभी उस विषय का पाठ्यक्रम क्या है, विस्तृत हो जाएगा मित्रों। तो ये पांचवा पॉइंट है आपका, विषय केंद्रित अधिगम उपागम। और छठा पॉइंट देखिए, व्यापक क्षेत्र उपागम, ब्रॉड फील्ड अप्रोच। व्यापक विस्तृत क्षेत्र उपागम से आशय है अधिगम प्रक्रिया की व्यापकता से। किसी भी अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित करने से पूर्व समाज की स्थिति, मानवीय समाज की विशेषता एवं उपलब्ध संसाधनों पर विचार किया जाता है। कोई भी अधिगम हो, उस प्रक्रिया को प्रारंभ करना है अधिगम से संबंधित, तो पूर्व समाज की स्थिति का अवलोकन करना जरूरी है। किस प्रकार के समाज की स्थिति है, मानवीय समाज की विशेषता क्या है और उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना जरूरी है। यानी इसमें व्यापक क्षेत्र मौजूद है या नहीं है। इससे यह निश्चित हो जाता है जो भी अधिगम विषय अथवा क्रिया एक निश्चित क्षेत्र के लिए प्रभावी होती है, उसकी अधिगम प्रक्रिया भी निश्चित होती है तथा जिस विषय का क्षेत्र व्यापक होता है उसका अधिगम भी क्या होता है, व्यापक। जैसे पर्यावरणीय अधिगम का संबंध किसी निश्चित क्षेत्र से न होकर व्यापक क्षेत्र से होता है। अब पर्यावरण में एक क्षेत्र विशेष को नहीं देखते हैं बल्कि व्यापक क्षेत्र से उसको देखा जाता है। सातवां पॉइंट देखिए मित्रों, सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम, सोशल प्रॉब्लम्स सेंटर्ड अप्रोच। सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम का आशय है सामाजिक आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं से, जो कि बालकों की अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में समाज में उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से ही संपन्न हो पाता है। अनेक प्रकार की समाज में समस्याएं देखने को मिलती हैं जिनको बोलते हैं सामाजिक समस्याएं, और उनका समाधान किसके माध्यम से होता है, शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से। इन समस्याओं के समाधान हेतु जो उपाय किए जाते हैं उन्हें बालकों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग बना दिया जाता है।
जिससे इन समस्याओं का समाधान भविष्य में सरल और स्वाभाविक रूप में हो जाए। इस प्रकार सामाजिक समस्याओं का समाधान भी संभव होता है और अधिगम प्रक्रिया का विकास भी। अब ये आप सभी सभी को पता है कि जब सामाजिक समस्याएं हैं, समस्याएं कोई भी हों, समाज से जुड़ी हुई हों या अन्य हों, अगर उनका समाधान किया जाएगा तो अधिगम प्रक्रिया का क्या होगा, विकास होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक समस्याओं को सरल तरीके से स्वभाव के अनुसार उनको समाप्त समाप्त करके अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 7वां पॉइंट था आपका संज्ञानात्मक उपागम। देखे कॉग्निटिव अप्रोच। संज्ञानात्मक उपागम प्रमुख रूप से मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक, इसके अंतर्गत अनुसंधान करते समय प्रत्यक्ष ज्ञान, संकल्पना निर्माण, भाषा प्रयोग, चिंतन, बोध, समस्या समाधान, अवदान एवं समर्थि जैसे क्रियाकलापों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी सामने कोई वस्तु है उसका ज्ञान, संकल्पना निर्माण, भाषा का प्रयोग करना, चिंतन करना, उस पर बोध करना, समस्या का समाधान किस प्रकार से, अवदान एवं स्मृति जैसे क्रियाकलापों को ध्यान में रखा जाता है। जब इसका अनुसंधान, इस पर खोज की जाती है, रिसर्च किया जाता है, तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक पक्ष है। इस प्रकार संज्ञानात्मक उपागम व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक क्रिया व्यापार से संबंधित अधिगम की संकल्पना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में की जाती है या की गई है। अधिगम की प्रक्रिया के समय व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होते हैं जो सीखी गई अथवा पढ़ाई गई संकल्पना के विकास एवं बोध में उसकी सहायता करते हैं। संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन कब होते हैं? जब व्यक्ति अधिगम करता है उस समय, और जो भी सीखी गई है, पढ़ाई गई संकल्पना है, उसका विकास और बोध करने में उसकी सहायता करते हैं। 9वां पॉइंट है सहभागी शिक्षण यानी पार्टिसिपेशन टेक टीचिंग। पार्टिसिपेंट करता है कोई, सहभागी शिक्षण। शिक्षण प्रक्रिया का संबंध प्राचीन काल से ही दो पक्षों से रहा है मित्रों। इसमें प्रथम पक्ष शिक्षा प्रदान करने वाला, जिसे गुरु के नाम से जानते थे और वर्तमान में उसको शिक्षक के नाम से जानते हैं। दूसरा पक्ष शिक्षा ग्रहण करने वाला, जिसे प्राचीन काल में शिष्य तथा वर्तमान समय में छात्र के नाम से जानते हैं। इन दोनों पक्षों के मध्य ही शिक्षण व्यवस्था के ताने बाने को बुना जाता है। किन दोनों के मध्य? छात्र और शिक्षक के मध्य, या गुरु या शिष्य के मध्य। तो इसको ही सहभागी शिक्षण बोलते हैं। इन दोनों पक्षों को शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य माना जाता था। किसी भी एक के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब शिक्षक तो है, बच्चे नहीं होंगे या शिष्य नहीं होंगे तो शिक्षण करवाएगा कैसे? फिर किसको करवाएगा ये? और इसी प्रकार से बच्चे हैं और शिक्षक नहीं है तो ये शिक्षण प्राप्त किससे करेंगे? तो यही बात है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए प्राचीन काल में शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की आचार संहिताएं बनाई जाती थी, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। अनेक प्रकार के नियम बनाए हुए थे। पुरानी शिक्षा की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच में। इसी प्रकार से शिक्षक के लिए भी सदाचार, समानता, निष्पक्षता, सत्य भाषण, मृदुभाषी एवं संयमी आदि गुणों से युक्त होना बताया गया है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। सदाचारी होना चाहिए, समानता रखने वाला होना चाहिए, निष्पक्षता को अपनाने वाला होना चाहिए, सत्य भाषण, झूठ नहीं बोलने वाला, मृदु भाषी यानी मीठी भाषा के रूप में, संयमी, संयम रखने वाला। तो ये गुण होने चाहिए शिक्षक में। और इसी प्रकार से शिक्षार्थी में भी, दोनों के द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है इसके माध्यम से। 10वां पॉइंट ये रहा मित्रों, निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रीमाइडल टीचिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण।
यदि कोई छात्र लगातार किसी विषय में अनुत्तीर्ण होता है, फेल हो रहा है लगातार, या पढ़ने में कमजोर होता है, तो छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। क्या कहलाता है? निदान। असफलता की जानकारी, यानी वह असफल क्यों हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? निदान। छात्र की असफलता के कारणों की जांच कर इनके निराकरण के लिए उपाय किए जाते हैं, तो ये उपचार कहलाता है। तो ये निदानात्मक और ये उपचारात्मक। छात्र असफल हुआ, क्यों हुआ, इसकी जानकारी आपने प्राप्त की तो उसको निदान, और निराकरण के लिए असफलता उसको हासिल हुई है तो उसके लिए आपके द्वारा उपाय किए जाते हैं, तो उसको उपचारात्मक या उपचार। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की प्रतिक्रियाएं साथ साथ रहती हैं। और लास्ट पॉइंट मित्रों ये रहा आपका 11वां पॉइंट, बहु कक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण, मल्टी ग्रेड एंड मल्टी क्लास टीचिंग। बहुस्तरीय स्थितियों में शिक्षण की तकनीकी बहुश्रेणी शिक्षण से ही संबंधित होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की स्थितियों में छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना भी बहुश्रेणी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार की स्थितियों, यानी बहुत सी प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। आवश्यकता के अनुसार, किस प्रकार की आवश्यकता है बच्चों को, उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ होने के बावजूद भी। तो ये है बहुश्रेणी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। तो ये था मित्रों आपका हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम से संबंधित टॉपिक, शानदार टॉपिक, और मेरी तरफ से मैंने इसको पूरा करवा दिया है। अब बाकी आपको कितना समझ में आया ये तो आपके कमेंट से पता चलेगा। मित्रों लाइक करें वीडियो को, देखते हैं बहुत सारे हैं, लाइक भी किया करें, और साथ में अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करते रहें वीडियो को, कमेंट भी अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।